अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस क्लास के अंदर हम मज़ीद कुछ जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स जिसके अंदर हमने इंग्लिश स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि इंग्लिश की फ्लुएंसी के लिए हम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके मुताबिक अंग्रेज़ी बोलने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन है वो प्रेस कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है इट्स अ पिटी दैट। अफसोस की बात है कहने के लिए हम अक्सर अपने उर्दू ज़बान में कहते हैं कि अफसोस की बात है कि वो आज हमारे दरमियान नहीं है, अफसोस की बात है कि वो इम्तिहान पास नहीं कर सका। तो यहाँ पे ये बोलने के लिए हम अंग्रेज़ी में जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम इट्स अ पिटी दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें। इट्स अ पिटी दैट के बाद कोई भी सेंटेंस, मतलब कोई भी टेंस का आप सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अफसोस की बात है कि वह इम्तिहान पास नहीं कर सका। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इट्स अ पिटी दैट ही कुड नॉट पास एग्जाम। अब देखें यहाँ पे जो इट्स अ पिटी दैट, देखें इस स्ट्रक्चर का हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद हमने कुड का इस्तेमाल किया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक है। इसी तरह से देखें, अफसोस की बात है कि उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, देखें। इट्स अ पिटी दैट ही हैज नॉट गॉट जॉब येट। अब इट्स अ पिटी दैट के बाद देखें यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल किया। हमने यहाँ पे फार्मूले में पहले ही बता दिया है कि सेंटेंस करके हमने छोड़ दिया। इसका मतलब है कि हमने फ्री छोड़ दिया है कि यहाँ पे कोई सा भी आप टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से देखें, अफसोस की बात है कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो क्या होगा ट्रांसलेशन? इट्स अ पिटी दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अफसोस की बात है कि वो मैच नहीं जीत सका। क्या होगा, देखें। इट्स अ पिटी दैट दे कुड नॉट विन द मैच। इनवर्डली, मन ही मन में। अक्सर हम कहते हैं मन ही मन में वो दुआ दे रहा था, मन ही मन में वो खुश था, मन ही मन में वो कुछ बोल रहा था। ऐसी जो बातें होती हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनवर्डली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा, देखें। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, फिर इनवर्डली। ठीक है, ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। वो मन ही मन में सोच रहा है। इसका क्या होगा, देखें। ही इज थिंकिंग इनवर्डली। इसी तरह से वो मन ही मन में कुछ बोल रही थी। तो क्या होगा, शी वॉज सेइंग समथिंग इनवर्डली। ठीक है, ये पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया, माजी के लिए है। इसी तरह देखें, असलम मन ही मन में खुश था। असलम वॉज हैप्पी इनवर्डली। वो मन ही मन में दुआ कर रहा है। तो क्या होगा, ही इज प्रेइंग इनवर्डली। तो कंपेल्ड बाय हैबिट्स। अब यह है आदत से मजबूर। ठीक है। अब देखें, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, प्रेजेंट के लिए वाज और वर, पास्ट के लिए, फिर उसके बाद कंपेल्ड बाय हैबिट्स, मतलब अपने आदत से जो मजबूर होते हैं उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, देखें, वो अपनी आदत से मजबूर है। तो इसके लिए क्या होगा, देखें, ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट्स। क्या है वो, उसकी जो आदत हैं उससे क्या है, वो मजबूर है। इसी तरह से देखें, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। तो इसके लिए क्या होगा, आई एम कंपेल्ड बाय माई हैबिट। ठीक है, अपनी आदत हो गई तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, माई। उसकी अपनी आदत हो गई तो हिज। ठीक है, हिज हैबिट। अब इसी तरह से देखें, वो अपनी आदत से मजबूर था। अब पास्ट के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखें, ही वॉज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट्स। ये क्या हो गया, प्रेजेंट पास्ट के लिए। पहले के दो जुमले जो थे वो प्रेजेंट के लिए थे। अब इस तरह देखें, मैं अपनी आदत से मजबूर था। अब इसके लिए क्या होगा, आई वॉज कंपेल्ड बाय माई हैबिट। वेंट एंगर,
गुस्सा उतारना या गुस्सा निकालना। कभी कभार क्या होता है, हमें गुस्सा आता है तो हम किसी और पे निकाल रहे होते हैं, या कोई और बंदा जो है वो गुस्सा क्या करता है, हम पे निकाल रहा होता है। तो जब हम ये कह रहे होते हैं कि यार आप हम पे गुस्सा क्यों निकालते हो, या मुझ पे गुस्सा मत उतारो, अब इसका जब ट्रांसलेट हम अंग्रेजी में कर रहे होते हैं तो फिर उधर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेट एंगर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वेंट एंगर, फिर उसके बाद ऑन समवन, मतलब किसी भी बंदे पे गुस्सा उतारना हुआ। अब जैसे कि देखें, वो अपना गुस्सा मुझ पे उतारता है, कहने के लिए क्या कहेंगे, ही वेंट हिज एंगर ऑन मी। ठीक है, ही वेंट हिज एंगर ऑन मी, वो अपना गुस्सा मुझ पे उतारता है। इसी तरह से अपना गुस्सा मुझ पे मत उतार या मत निकालो, तो क्या होगा, डोंट वेंट योर एंगर ऑन मी। देखिए, वेंट एंगर ऑन मी, गुस्सा उतारना। असलम अपना गुस्सा अपने बेटे पर निकालता है, तो यहां क्या होगा, असलम वेंट्स हिज एंगर ऑन हिज सन। ठीक है, देखिए यहां पे भी क्या हो गया, वेंट्स हिज एंगर, उसका अपना गुस्सा। ठीक है, इसी तरह देखें, हमें अपना गुस्सा बच्चों पर नहीं निकालना चाहिए, तो क्या होगा, वी शुड नॉट वेंट आवर एंगर ऑन चिल्ड्रन। टेक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ समवन्स माउथ, किसी के मुंह से बात छीनना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं या कोई बंदा बोलना चाह रहा होता है, तो अचानक क्या होता है, या हम बोल रहा चाह रहे होते हैं तो अचानक वही बात क्या करता है, दूसरा बंदा करता है, तो हम कहते हैं यार आपने तो मेरे मुंह से बात छीन ली। ठीक है, या उसने मेरे मुंह से बात छीन ली, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ समवन्स माउथ। तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद टेक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ समवन्स माउथ। ठीक है, अब समवन्स माउथ, समवन की जगह में माई माउथ भी कह सकते हो, हिज माउथ भी कह सकते हो, यूर माउथ भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखें जैसे कि क्या होगा, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। क्या है, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली, तो क्या कहेंगे इसके लिए, यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। ठीक है, तो क्या होगा, यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। अब इसी तरह देखें, उसने मेरे मुंह से बात छीन ली, तो क्या होगा, ही टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। ठीक है, ऊपर वाले जो जुमले में है उसमें आउट मिस हो गया। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। अब क्या हो गया, उसने मेरे मुंह से बात छीन ली, कहने के लिए क्या कहोगे, ही टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। देखिए ना, टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ, यहाँ तक पूरा का पूरा क्या इस्तेमाल हो गया है, स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो गया। इसी तरह देखें, मैंने उसकी बात या मैंने उसके मुंह से बात छीन ली, मतलब वो बोलना चाह रहा था वही बात मैंने की, तो मैं ये कह सकता हूँ। तो क्या कहेंगे, देखें, आई टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ हिज माउथ। बेंट ऑन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, देखें, तुला होना, मतलब किसी चीज को करने के लिए कमर कसना या उस काम के पीछे पड़ जाने को हम क्या करते हैं, उस वक्त हम बेंट ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि देखें, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वॉज वर, बेंट ऑन, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, इज एम आर का इस्तेमाल उस वक्त हम कर लेंगे जब हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, और वाज और वर्क का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको हम समझ लेते हैं। देख लें, जैसे कि वो ये मसला हल करने पे तुला है, या उसने कमर कस ली है, कहने के लिए भी ये इस्तेमाल होगा, ये मसला हल करने के लिए। जैसे कि देखें, ही इज बेंट ऑन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ये मसला हल करने पे तुला है। इसी तरह से ये देखें, किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ, प्रेजेंट के लिए, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, वो अंग्रेजी जबान सीखने पे तुली हुई है। अब क्या होगा, शी इज बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी किस जमाने के लिए इस्तेमाल हुआ, ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, इसी तरह देखें, अली कराची जाने पे तुला था, तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ, तो अली वॉज बेंट ऑन गोइंग टू कराची, ये पास्ट के लिए है। इसी तरह देखें, वो मुझे बदनाम करने पे तुले थे, क्या होगा, दे वर बेंट ऑन डिफेमिंग मी। ये भी किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ, पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ।
कांट फाइंड, मिल नहीं रहा। हम बहुत दफ़ा इस तरह से बात करते हैं कि मुझे चाबियां नहीं मिल रही हैं, मुझे जूते नहीं मिल रहे हैं, मुझे टैक्सी नहीं मिल रही है। इस तरह की जो बातें करते हैं उसमें हम कांट फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट के लिए कांट फाइंड होगा और पास्ट के लिए हम कांट को सेकंड फॉर्म लगा के कुडंट फाइंड भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, देखें, सब्जेक्ट के बाद कांट फाइंड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे मेरी किताबें मिल नहीं रही हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे, आई कांट फाइंड माई बुक्स, प्रेजेंट के लिए। ठीक है, इसी तरह देखें, उसे उसके जूते नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, ही कांट फाइंड हिज शूज। ये भी किस चीज़ के लिए है, प्रेजेंट के लिए है। अब इसी तरह देखें, मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था इसलिए जवाब नहीं दे सका। अब ये पास्ट के लिए है, तो क्या होगा, आई कुडंट फाइंड माई मोबाइल देयरफॉर आई कुडंट या कुड नॉट रिप्लाई। पास्ट के लिए देखें, उसे टैक्सी मिल नहीं रही थी इसलिए उसे देर हुई, तो इसके लिए क्या होगा, ही कुड नॉट फाइंड टैक्सी दैट्स वाई ही गॉट लेट। ये भी किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ, पास्ट के लिए। आफ्टर ऑल है आखिरकार कहने के लिए। इसका फार्मूला क्या है, देखें, आफ्टर ऑल के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हम अक्सर कहते हैं कि आखिरकार वो चला ही गया, आखिरकार उसने इम्तिहान पास ही कर लिया, आखिरकार मैंने गाड़ी खरीद ही ली। तो ऐसे जुमले होते हैं, उनको जब हम तर्जुमा कर लेते हैं तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर ऑल का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, देखें, जैसे कि आखिरकार आप मेरे दोस्त हो कहने के लिए क्या कहेंगे, आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड। इसी तरह से आखिरकार उसने इम्तिहान पास किया, आफ्टर ऑल ही पास्ड एग्जाम। आखिरकार मैंने गाड़ी खरीदी, आफ्टर ऑल आई बॉट अ कार। आखिरकार पाकिस्तान ने मैच जीता, आफ्टर ऑल पाकिस्तान वन द मैच। वेंट ऑफ है, ठीक है, वेंट ऑफ। ये वेंट ऑफ होता है होना या हुआ। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरा एग्जाम ज़बरदस्त हुआ, या मेरा इम्तिहान ज़बरदस्त हुआ, मेरी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त हुई या बहुत अच्छी हुई, मेरा इंटरव्यू जो था वो बहुत अच्छा हुआ। तो इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेंट ऑफ का, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वेंट ऑफ, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मेरा इम्तिहान बहुत अच्छा हुआ कहने के लिए माई एग्जाम वेंट ऑफ वेरी वेल, ठीक है। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई कहने के लिए माई स्टडी वेंट ऑफ वेरी वेल, मतलब वेंट ऑफ होना, हुआ कहने के लिए, ठीक है ना। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, माई इंटरव्यू वेंट ऑफ वेरी वेल। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई, माई प्रेजेंटेशन वेंट ऑफ वेरी वेल। इवन इफ, भले ही, चाहे, जैसे कि कहते हैं ना, भले ही वो जितना मेहनत कर लें वो पास नहीं कर सकता, भले आप मुझे मार ही डालें लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। चाहे या भले, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, इवन इफ के बाद आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी आगे अदर वर्ड में कोई भी वर्ड हो सकता है। जैसे कि देखें, भले आप मुझे मार भी डालो लेकिन मैं मोबाइल नहीं बेचूंगा, तो क्या होगा, इवन इफ यू किल मी बट आई विल नॉट सेल माई मोबाइल। इसी तरह देखें, भले आप कुछ भी करो आप मैच जीत नहीं सकते, इवन इफ you do anything you cannot win the match। भले वो मुझे डांटे लेकिन मैं उसे नहीं बताऊंगा, even if he scolds me but I will not tell him। भले आप उसे जान से मार डालो लेकिन वो ये मकान नहीं छोड़ेगा, even if you kill him but he will not leave this house। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही या चाहे कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इवन इफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के जो स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस कर लिए। ये फॉर्मेट्स और ये फार्मूले
अगर आप जहन में रख लेते हैं तो बोलने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। देखें, जब गिवन स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास होते हैं तो हमें जुमले बनाने के लिए इतना मुश्किल नहीं होता है जैसे कि हम खुद बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो गिवन स्ट्रक्चर्स हैं ये पहले से डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश के अंदर, तो अगर इनको हम फॉलो करें तो क्या होगा, हमारी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी होगी और हमारी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।